हेलो, वेलकम टू स्टडी विज। मैं गोपाल तिवारी आप सबका स्टडी विज के परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी विज का ये है सेट 16 और इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, लेकिन अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी वीडियो कोई भी अपलोड हो आप लोगों के पास बिना किसी देरी के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो बेंजामिन डिज़रायली थे, लॉर्ड जॉयस थे, ग्लैडस्टोन थे या लॉर्ड पामस्टन थे। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका कहीं ना कहीं तात्कालिक कारण था वो कहीं ना कहीं जो चर्बी वाले काजतूक थे उन्हीं की वजह से। हालांकि इसके कई सारे कारण थे, सोशली कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, लेकिन जो प्राइम कारण था कहीं ना कहीं जो एकदम से जिसने पूरी की पूरी क्रांति को भड़का दिया वो कहीं ना कहीं चर्बी वाले कारतूसों का कहीं ना कहीं प्रयोग था। क्योंकि गाय और सुअर की चर्बी मिक्स करके उन पे लगाई जाती थी, जो कि हिंदू और मुस्लिम धर्म के लिए काफी ज्यादा कहीं ना कहीं एक अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि इनकी गाय की चर्बी के बने हुए कारतूस से कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा मानना था। तो 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं वो लॉर्ड पामस्टन देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं जो उस टाइम में भारत में जो कहीं ना कहीं जो उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जिसको 1857 क्रांति के बाद कहीं ना कहीं वायसराय बना दिया था, तो वो कहीं ना कहीं लॉर्ड कैनिंग हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान था उसमें जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व थे इनको कहाँ से लिया गया था। तो ब्रिटेन से, आयरलैंड से, सोवियत संघ से या फ्रांस से। तो इनको कहाँ से लिया गया था। होता क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये होते क्या है, ये क्या होते हैं कि ये किसी भी राज्य को कहीं ना कहीं एक दिशा प्रदान करते हैं। जो भी स्टेट होता है उसको कहीं ना कहीं दिशा प्रदान करते हैं कि जो आप जो भी कानून या लॉ बनाने बनाने जा रहे हैं उसके लिए क्या नीति होनी चाहिए और क्या कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन होनी चाहिए। कि जैसे कि शराबबंदी को आर्टिकल 44 के तहत प्रोहिबिटेड किया गया है। इसके अलावा गांव पर ज्यादा ध्यान दिया गया, तो उसमें बताया गया कि जो आखिरी व्यक्ति जो गांव में रहता है उसको कहीं ना कहीं जो आप जो पॉलिसी बना रहे हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं पॉलिसी होनी चाहिए। तो इनको कहाँ से लिया गया था, इनको लिया गया था कहीं ना कहीं आयरलैंड से लिया गया था। और ये जो भी तत्व होते हैं, राजनीति से तत्व होते हैं, इनको किसी भी कोर्ट में कहीं ना कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अगर कोई भी राज्य इन नीति निषेध तत्वों का कहीं ना कहीं अनदेखा भी करता है तो कोई भी व्यक्ति जाकर के इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने कहीं ना कहीं इन पर ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि आने वाले ये बता देते हैं कि अगर इन पर आपने ध्यान नहीं दिया आने वाले 5 सालों में जनता आपको स्वयं कहीं ना कहीं हटा देगी। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से लोगों को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो कितना है। 12,700 है, 12,750 है, 650 है, 12,600 है। तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास कितना देखने को मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं 12,700 एक्चुअली 56 होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं 50 चलिए आसपास ही है, कहीं ना कहीं ज्यादा दूर नहीं है। तो इसका जो इक्वेटर होता है वो होता क्या है, कहीं ना कहीं ऊपर का नहीं होता, ये अंदर से जो होकर के जाती है बीच में से, बिल्कुल बीच से होकर के जाती है, तो इसका नापा जाता है 12,700 कहीं ना कहीं 56 है। जबकि अगर पोलर रीजन का नापा जाए तो कहीं ना कहीं 12,714 भी बैठता है। तो इन दोनों में अंतर है। अगर पोलर से पोलर के बीच में पृथ्वी क्या हो गई है, यहाँ से कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में कहीं ना कहीं फूल गई है और ऊपर से कहीं ना कहीं चपटी है, कहीं ना कहीं अंडाकार शेप में कहीं ना कहीं पृथ्वी है। तो इस कारण से जो पोल से पोल तक की अंदर से दूरी है वो कहीं ना कहीं 12,714 है। और जो इक्वेटर से कहीं ना कहीं जो अंदर से होगी, और अगर देखा जाए इसकी रेडियस, तो रेडियस जस्ट आधी हो जाएगी। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 6, 3, 7, 8, 6, 3, 7, 8 कहीं ना कहीं 6,378 कहीं ना कहीं इसकी रेडियस हमें देखने को मिलती है कहीं ना कहीं इक्वेटर की। और पोलर की कहीं ना कहीं अलग ही हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास अगर देखा जाए तो 12,756 या 750 भी मान सकते हैं, 56 भी मान सकते हैं, कहीं ना कहीं आसपास ही देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। ब्रिटेन में है, चीन में, यूएसए में है, इंडिया में। तो किस देश में स्थित है येलोस्टोन नेशनल पार्क, तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है हमें यूएसए में। यूएसए में क्या होता है कि येलो रिवर है, तो वो कहीं ना कहीं आकर के इस गिरती है आकर के। जो पीला पीला आप देख रहे हो कहीं ना कहीं चट्टानी भाग है, चट्टानों से होकर के बिल्कुल पीला भाग होता है, बिल्कुल पीला पीला होता है। हालांकि इसके आसपास काफी ज्यादा ग्रीनरी है, लेकिन ये जो झील बन जाती है बहुत बड़े एरिया में, जो झील होती है वो कहीं ना कहीं पीले पीले पत्थरों के कारण से बिल्कुल नदी ऐसी लगती है जैसे येलो रिवर है। तो इसी कारण से इसका नाम भी कहीं ना कहीं येलो स्टोन नेशनल पार्क भी कहीं ना कहीं रख दिया गया है, जो कि यूएसए में देखने को मिलता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह को देखने को कौन सा मिलता है, तो बुध मिलता है, मंगल मिलता है, बृहस्पति या शुक्र। तो
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह देखने को कौन सा मिलता है, तो ये मिलता है कहीं ना कहीं, आप देखिए सबसे पहले पड़ता है मरकरी, फिर पड़ता है वीनस, फिर पड़ता है अर्थ, फिर पड़ता है मार्स, फिर पड़ता है जुपिटर, फिर पड़ता है सैटर्न और फिर यूरेनस और फिर पड़ता है नेपच्यून। तो ये कहीं ना कहीं पूरे के पूरे 8 ग्रह हमें देखने को मिलते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा ग्रह देखने को मिलता है तो वो है जुपिटर, आप स्वयं देख रहे हैं। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, सैटर्न के बाद कहीं ना कहीं यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं अर्थ आता है, और अर्थ के बाद आता है कहीं ना कहीं वीनस, वीनस के बाद आता है मार्स, और मार्स के बाद आता है कहीं ना कहीं मरकरी हमें ग्रह देखने को मिलता है। और मरकरी कहीं ना कहीं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसके बाद दूसरे नंबर पर देखा जाए, दूसरे नंबर पर कहीं ना कहीं मार्स हमें देखने को मिलता है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। वीनस नहीं है। अब आप देख रहे होंगे वीनस को कहीं ना कहीं पृथ्वी पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं वीनस सबसे छोटा दूसरा ग्रह नहीं है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, उसके बाद सैटर्न हमें देखने को मिलता है। इसको किंग ऑफ द प्लानेट भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्लानेट में है वो राजा राजा प्लानेट भी इसको कहीं ना कहीं कहा जाता है। और जो क्षुद्र ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं मार्स और जुपिटर के बीच में कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे ग्रह की एक बेल्ट बनी हुई है इन सब के बीच में, जो कहीं ना कहीं सूर्य की परिक्रमा करते से इन्हें क्षुद्र ग्रह भी बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है। इसके अलावा जो सबसे दूर का ग्रह है वो कहीं ना कहीं नेपच्यून ग्रह सबसे दूर का ग्रह देखा जाता है। इसके अलावा जो यूरेनस ग्रह है इसको कहीं ना कहीं बिग ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। नेपच्यून ग्रह को बिग ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। इसके अलावा यूरेनस को कहीं ना कहीं ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है, और इसको कहीं ना कहीं लेटा हुआ ग्रह भी माना जाता है। इसके अलावा जो वीनस है और यूरेनस कहीं ना कहीं सारे ग्रह क्या है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन यूरेनस और वीनस कहीं ना कहीं पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा कहीं ना कहीं इनकी देखने को हमें मिलती है। तो नेपच्यून को कहीं ना कहीं बिग ब्लू प्लैनेट भी कहता है। ब्लू प्लैनेट अगर आ जाए क्वेश्चन में तो कहीं ना कहीं अर्थ को कहा जाता है, जबकि बिग ब्लू प्लैनेट कहीं ना कहीं नेपच्यून को कहा जाता है। नेक्स्ट, ट्राई की स्थापना कब हुई थी ट्राई की, तो ट्राई क्या है, ट्राई एक कहीं ना कहीं टेलीकम्युनिकेशन जो होता है, जैसे मोबाइल हुआ, टीवी हुई, जो इनको क्या बोला टेलीकम्युनिकेशन बोला जाता है। तो इनकी तो कहीं ना कहीं इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी है। तो ट्राई का देखते हैं, तो ट्राई की स्थापना हुई थी कहीं ना कहीं 1997 में, कहीं ना कहीं इसकी स्थापना देखने को मिलती है। इसके अलावा जो वर्तमान में इसके कहीं ना कहीं चेयरपर्सन वो कहीं ना कहीं राम सेवक शर्मा इसके वर्तमान में चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं। और ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मतलब देखना है टेलीकॉम को रेगुलेट करने वाली ये अथॉरिटी है। अभी आपने देखा होगा कि जो टीवी के रेट बढ़ते हैं या घटते हैं, इनको जो भी मार्केट प्रदान किया जाता है वो कहीं ना कहीं ट्राई के अंतर्गत ही आता है। किसको रेट बढ़ाने की अनुमति, किसको रेट घटाने की अनुमति है। और कहीं ना कहीं जब ये जियो ने पूरा का पूरा मार्केट कहीं ना कहीं कैप्चर करने के लिए 1 साल के लिए पूरा करके नेट फ्री दिया था, उस टाइम पे कहीं ना कहीं बॉडी ट्राई ही सामने आई थी, और उसने हालांकि आपत्ति जताई थी, लेकिन उनकी आपत्तियों को दरकिनार करके भारत सरकार ने कहीं ना कहीं परमिशन दे दी थी। चलिए नेक्स्ट, महान्यायवादी का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो महान्यायवादी का प्रावधान हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 76 में देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं इसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है। वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको इंग्लिश में होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं इसके जो वर्तमान में कहीं ना कहीं जो महान्यायवादी हैं तो वो कहीं ना कहीं के वेणुगोपाल हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो सॉलिसिटर जनरल इसमें से एक पोस्ट बना दी गई है, तो वो कहीं ना कहीं तुषार मेहता जी हमें देखने को मिलते हैं। महान्यायवादी के पास एक अतिरिक्त अधिकार होता है कि वो कि लोकसभा या राज्यसभा वो किसी की भी बैठक, किसी जैसे लोकसभा राज्यसभा होती है तो वो कहीं ना कहीं उनका मेंबर तो ये होता नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं राज्यसभा या लोकसभा में भी उपस्थित हो सकता है और इनमें भाग भी ले सकता है। इसके अलावा वो किसी भी मीटिंगों में भी भाग लेने के लिए स्वतंत्र होता है। और कहीं ना कहीं ये एक केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा अधिकारी है जो कहीं ना कहीं लोकसभा राज्यसभा का मेंबर ना होते हुए भी लोकसभा राज्यसभा में भाग लेता है, तो वो कहीं ना कहीं महान्यायवादी ही देखने को मिलता है। तो महान्यायवादी का जो प्रावधान है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 76 में किया गया है, आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा आर्टिकल 73 में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के चयन के बारे में बताया गया कि आर्टिकल 61 में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट होता था, जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसका उल्लेख कहीं ना कहीं आर्टिकल 61 में किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 52 में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के बारे में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा था। भारत में राष्ट्रपति के कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रपति के पद के बारे में कहीं ना कहीं आर्टिकल 52 बात करता है। नेक्स्ट, भारत का जो पहला विदेशी आक्रमण कब किया गया था भारत पर, तो 570 में, 622 में, 712 में, 1001 में। तो किस वर्ष में किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कहीं ना कहीं 712 ईस्वी में
कहीं ना कहीं भारत पर पहला आक्रमण किया गया था, और ये कहीं ना कहीं सिंध पर किया गया था। इसके अलावा 570 में कहीं ना कहीं जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद, तो कहीं ना कहीं उनका जन्म 570 में हुआ था, और 622 में कहीं ना कहीं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और 632 में कहीं ना कहीं उनकी डेथ हो गई। इसके अलावा 1001 में महमूद गजनवी के द्वारा भी भारत पर आक्रमण किया गया था। ये 712 में जो आक्रमण हुआ था वो कहीं ना कहीं एक अरबी आक्रमण था, जबकि ये एक टर्किश आक्रमण था। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर पूछा जाए कि भारत में पहला टर्किश आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो कहीं ना कहीं 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा किया गया, और अगर अरबी आक्रमण पूछा जाए तो 712 ईस्वी में कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। ये अरब से आया था, और ये कहीं ना कहीं गजनी या इराक या ईरान या उसके ऊपर भी देखने को हमें मिलता है, तो वहां से कहीं ना कहीं आया था, जो बाद में आगे चल के ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा बन गए थे। नेक्स्ट, किस द्वीप को अग्निद्वीप कहा जाता है? फायर आइलैंड कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? सिसिली को, हवाई द्वीप को, आइसलैंड को, क्यूबा को? तो ये कहा जाता है कहीं ना कहीं आइसलैंड को। आइसलैंड को कहीं ना कहीं आइस एंड फायर का देश भी कहा जाता है। इस पर कहीं ना कहीं ऐसे कहीं ना कहीं 200 से 250 कहीं ना कहीं वॉल्केनो माउंटेन भी देखने को हमें मिलते हैं आइसलैंड पे, और यहाँ पर काफी ज्यादा जैसे ये पूरी की पूरी रिवर है, ये कहीं ना कहीं सर्दियों में पूरी की पूरी फ्रीज हो जाती है, पूरी की पूरी फ्रीज होती है इसमें काफी ज्यादा, इसीलिए इसको आइस एंड फायर का कहीं ना कहीं आइलैंड भी कहा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है अग्निद्वीप किसे कहते हैं? तो अग्निद्वीप कहीं ना कहीं या फिर फायर आइलैंड भी कहीं ना कहीं आइसलैंड को ही कहा जाता है। इसके अलावा जो हवाई द्वीप है कहीं ना कहीं इसको प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। और सिसिली द्वीप पर भी काफी ज्यादा जैसे स्ट्राम्बोली कहीं ना कहीं वॉल्केनो है, तो वो कहीं ना कहीं इटली में देखने को मिलते हैं। क्यूबा में कोई भी वॉल्केनो देखने को नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट, भारत में जो रेडियो का प्रसारण हुआ था वो कब आरंभ हुआ था? तो जो भारत में रेडियो का प्रसारण किया गया है वो कहीं ना कहीं 1927 से स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा 1936 में कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं एक नाम दिया गया था, प्रसार भारती के रूप में इसको नाम दिया गया था, जो आगे चलकर 1957 में कहीं ना कहीं ऑल इंडिया रेडियो में कन्वर्ट हो गया था। तो अगर पूछा जाए कि भारत में रेडियो का प्रसारण कहीं ना कहीं 1927 में स्टार्ट देखने को मिलता है। भारत में पहली एसटीडी सेवा किन दो स्थानों के मध्य शुरू की गई थी? तो किन दो? दिल्ली लखनऊ, दिल्ली कानपुर, लखनऊ कानपुर, या कानपुर इलाहाबाद? तो कहीं ना कहीं कानपुर और इलाहाबाद के बीच में कहीं ना कहीं ये सेवा स्टार्ट की गई थी, और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से कहीं ना कहीं इससे पहले होते थे लोकल कॉल होते थे, तो कहीं ना कहीं लोकल कॉल के पैसा कम लगता था, जबकि एसटीडी कॉल मतलब कहीं ना कहीं स्टेट लगती थी, और आईएसडी कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल कॉल होता था। तो ये सब देखने को हमें मिलता है। तो भारत में जो पहली एसटीडी हुई थी 1960 में इसको स्टार्ट किया गया था, और कानपुर इलाहाबाद के मध्य से कहीं ना कहीं स्टार्ट में देखने को पहली एसटीडी सेवा देखने को मिलती है। पहले ये कहीं ना कहीं जो 1960 से पहले कहीं ना कहीं ये इस प्रकार के पीसीओ नहीं होते थे, वो केवल जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे उनके बीच में ही कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलती थी, और बाद में कहीं ना कहीं लोगों के बीच भी कनेक्टिविटी देखी गई। चलिए नेक्स्ट, वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, अल्पभार के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण? तो जो वर्षा की बूंद जो गोलाकार हमें देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं पृष्ठ तनाव के कारण होती है। जैसे ये कोई पृष्ठ और ये कोई ना कहीं एक बूंद है, तो होता क्या है कहीं ना कहीं जो ये धरती है वो कहीं ना कहीं इसमें एक तनाव उत्पन्न करती है, और कहीं ना कहीं जो इसका जो क्षेत्र होता है, तो एक सेकेंड, इसका जो क्षेत्र होता है वो कहीं ना कहीं एक एक बूंद पर एक तनाव इसमें पैदा करता है, तो कहीं ना कहीं ये इसको आगे धकेलने से रोकता है। और पानी में अपना भी एक तनाव होता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि इसके जो बॉन्ड एक दूसरे से स्ट्रांग रूप से बंधे होते हैं, तो एक दूसरे से दूर नहीं आना चाहते। तो कहीं ना कहीं जो वर्षा की बूंद होती है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय तनाव के कारण भी या पृष्ठीय तनाव के कारण भी कहीं ना कहीं गोल हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इसके जो बॉन्ड एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं। सूर्य की जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो कैसे? नाभ के विखंडन से होता है, नाभ की संलयन से होता है, ऑक्सीजन अभिक्रियाओं से, ऑक्सीजन से होता है। तो जो सूर्य में ऊर्जा का जो निर्माण हमें देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं नाभ की संलयन की क्रिया के द्वारा मिलता है। होता क्या है कि एक हाइड्रोजन का परमाणु कहीं ना कहीं एक हीलियम के परमाणु में कन्वर्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये इससे मिल जाता है, और ये ऊर्जा हमें देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं जो भारत में हाइड्रोजन बम होता है वो कहीं ना कहीं भारत में क्या बोल रहा हूँ, विश्व में जो हाइड्रोजन बम का जो निर्माण किया गया था, तो वो कहीं ना कहीं नाभ की संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ही किया गया था। लेकिन ये काफी खतरनाक होता है, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा जब इससे निकलती है तो इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल देखने को मिलता है। इसीलिए जो परमाणु बम का सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं नाभ के विखंडन के द्वारा या न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं इससे संलयित ऊर्जा देखने को मिलती है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण भी किया जाता है वो भी कहीं ना कहीं नाभ के विखंडन के द्वारा ही हमें देखने को मिलता है, नाभ की संलयन के द्वारा नहीं देखने को मिलता है।
क्योंकि इसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको संभालना काफी ज्यादा कठिन होगा, और हो सकता है अगर ज्यादा ही इसका प्रभाव फेल हो गया तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी धरती ही नष्ट करने की क्षमता ये अपने आप में रखता है। तो सूर्य पर जो ऊर्जा हमें देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं नाभिक संलयन के द्वारा देखने को मिलती है, इसी कारण से ये लगातार चमकता रहता है, इसीलिए एक स्टार है। और जितने भी स्टार होते हैं उनमें जो क्रिया होती है वो कहीं ना कहीं नाभिक संलयन की क्रिया ही हमें देखने को मिलती है। जो उत्प्लावकता होता है उसके संबंधित कौन से वैज्ञानिक है? तो आर्किमिडीज है, न्यूटन है, लुई पास्चर या कोई नहीं। तो उत्प्लावकता का सिद्धांत कहीं ना कहीं आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। होता क्या है कि ऊपर से नीचे की तरफ हमें ग्रेविटी फोर्स लगाती है, लेकिन एक कहीं ना कहीं जो नीचे से फोर्स भी लगता है तो उसको कहीं ना कहीं उत्प्लावकता बल भी बोला जाता है। तो नीचे से भी जैसे हम बाल्टी डालते हैं, जैसे बाल्टी पानी से भर जाए उसको जमीन तक पहुंचा दिया जाए, हम जब इसको ऊपर खींचेंगे तो कहीं ना कहीं हमें बहुत हल्की लगेगी, लेकिन जैसे पानी से बाहर आएगी वो अचानक से भारी हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पानी का एक हिस्सा है वो भी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बल लगाता रहता है। और कहीं ना कहीं आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर जैसे कोई व्यक्ति है जब वो पहली बार नीचे जाता है तो अचानक से ऊपर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसके द्वारा ऊपर से जब एक फोर्स लगाया था तो कहीं ना कहीं पानी भी एक फोर्स लगाता है, जिससे वो पहली बार में कहीं ना कहीं ऊपर देखने को हमें दिखाई देता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे पत्थर होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ तक तो बहुत स्पीड से आएगा, लेकिन पानी के अंदर वो काफी धीमे 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 जाएगा। कहीं ना कहीं पानी भी एक बाहर की तरफ एक्सटर्नल एक फोर्स जनरेट करती है, इसको आर्किमिडीज का सिद्धांत भी बोला जाता है। कहीं ना कहीं जो जहाज भी चलते हैं वो कहीं ना कहीं आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं, क्योंकि क्या होता है जो इसका जो हटाया गया जल होता है और जो पानी का जो वेट होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है, इसीलिए जहाज इस पर तैरते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो दाब जो लगाता है, जो पानी का जो प्रेशर होता है वापसी का, वो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा देखने को मिलता है। इसी सिद्धांत पर कहीं ना कहीं जहाज भी कार्य करते हैं और वो लगातार तैरते रहते हैं अनिश्चित काल के लिए। चलिए नेक्स्ट। जो पॉजिट्रॉन है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा, थॉमसन के द्वारा, चैडविक या एंडरसन? तो जो पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी वो कहीं ना कहीं 1936 में कार्ल डेविड एंडरसन के द्वारा की गई थी, और कहीं ना कहीं 1932 में की गई थी। और इस खोज के लिए उन्हें 1936 में कहीं ना कहीं नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। किसको? कार्ल डेविड एंडरसन को कहीं ना कहीं सम्मानित किया गया था पॉजिट्रॉन की खोज के लिए। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कार्ल डेविड एंडरसन के द्वारा कहीं ना कहीं 1932 में की गई थी। और याद भी रखना है कि फिजिक्स के लिए 1936 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था पॉजिट्रॉन की खोज के लिए। किस देश को हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है? तो फिनलैंड को, थाईलैंड को, नीदरलैंड को या आयरलैंड को? तो किस देश को कहा जाता है? तो कहीं ना कहीं ये देखने को हमें मिलता है फिनलैंड को कहीं ना कहीं हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। इसके अलावा थाईलैंड को कहीं ना कहीं सफेद हाथियों का देश, सफेद जो हाथी होते हैं उनका देश भी कहा जाता है। इसको कहीं ना नीदरलैंड को कहीं ना कहीं एक देश का कहा जाता है कि इसने समुद्र से भूमि उधार ली थी। और आयरलैंड से कहीं ना कहीं भारत की जो राज्य नीति देश था, तो आपको बता चुका हूँ, वो कहीं ना कहीं इसी देश से लिए गए हैं। और जो हमारे देश में जो मदर टेरेसा आई थी वो भी कहीं ना कहीं आयरलैंड से ही आई थी। सॉरी, मदर टेरेसा नहीं आई थी, इस देश से आई थी। जो हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट, वो आयरलैंड से आई थी। और कहीं ना कहीं जो मदर टेरेसा है वो आर्मेनिया से आई थी। जो विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है वान झील, तो वो किस देश में देखने को मिलती है? तो ईरान में, इराक में, तुर्की में या अर्मेनिया में? तो किस देश में देखने को मिलती है वान झील? तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलती है टर्की में। होता क्या है, वान झील में कहीं ना कहीं जो लवणता होती है पर 1 लीटर में वो कहीं ना कहीं 440 के आसपास हमें देखने को मिलती है, तो इसीलिए इसको विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील कहा गया है। और ईरान कहीं ना कहीं कैस्पियन सी जो विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, उससे कहीं ना कहीं ईरान और आर्मेनिया कहीं ना कहीं उससे बॉर्डर शेयर अपना करते हैं। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा सागर है जो भूमध्य है? तो लाल सागर है, तिमोर, उत्तरी या अरल? तो कौन सा सागर हमें भूमध्य देखने को मिलता है? भूमध्य क्या होता है कि इसके आसपास कहीं ना कहीं कोई भी जो अरल सागर है, जैसे ये अरल सागर है, तो इसके आसपास चारों के चारों देशी होंगे, कहीं ना कहीं कोई भी सागर हमें देखने को, मतलब कोई भी महासागर से इसका जो पानी है वो कहीं ना कहीं किसी भी महासागर के द्वारा शेयर नहीं किया जाता है। तो ऐसा कौन सा सागर देखने को मिलता है? तो ये कहीं ना कहीं अरल सागर हमें देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा अगर कोई भी लैंडलॉक अगर सी है तो कहीं ना कहीं कैस्पियन सी है, और इसी के जो पड़ोस में स्थित है अरल सी, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और ये कहीं ना कहीं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं इसके मध्य से कहीं ना कहीं होकर के गुजर जाती है रेखा। तो कहीं ना कहीं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके साथ बॉर्डर अपनी शेयर करते हैं।
या बोल सकते हैं कि इन दोनों के मध्य में कहीं ना कहीं अरल सी आता है। चलिए नेक्स्ट, ये कहीं ना कहीं हिमालय का एक भाग ही देखने को मिलता है, जो कि ट्रांस हिमालय का एक भाग है। जो विश्व का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है तो वो कौन सा है? पेंटागोनिया का है, सहारा का है, अटाकामा का है, या थार का है? तो कौन सा सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र हमें देखने को मिलता है? तो ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है अटाकामा डिजर्ट। अटाकामा कहाँ है? तो ये एंडीज पर्वतमाला में कहीं ना कहीं ये चिली देश में स्थित है। और यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं ये शेडो जोन में आता है। शेडो जोन क्या होती है? जैसे ये सपोज करिए ये कोई पहाड़ है, तो जैसे कोई भी रेन का जो शुष्क क्षेत्र आया तो इससे टकराया और कहीं ना कहीं ऊपर गया तो कंडेंसेशन हो गया और बारिश हो गई। लेकिन जो ये क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी कम बारिश हमें देखने को मिलती है और बादल कहीं ना कहीं यहीं पे पूरे बरसते रहते हैं। जैसे भारत का कहीं ना कहीं पुणे शहर, इसी के पड़ोस में 32 किलोमीटर पे जो महाबलेश्वर है वहाँ पे काफी बारिश होती है क्योंकि वो एक्टिव जोन में आता है। और जो पुणे है वो कहीं ना कहीं शैडो जोन में आता है, जिसके क्योंकि वहां पर एक जो वेस्टर्न घाट है उसके जस्ट पीछे के हिस्से में आता है तथा वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है जो पुणे है। तो वहां पर कहीं ना कहीं काफी कम बारिश हमें देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार का जो अटाकामा डेजर्ट है वो ये दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल भी देखने को मिलता है, जहाँ पे सबसे कम बारिश हमें देखने को मिलती है। जैसे भारत में भी काफी, जैसे कि भारत का जो लद्दाख एरिया है अर्थात जहाँ पे आपने देखा होगा 3 इडियट्स में जहाँ पे आमिर खान शूटिंग करता है, तो वो एरिया कहीं ना कहीं भारत का सबसे ज्यादा शुष्क हमें क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो पेंटागोनिया डेजर्ट है अमेरिका में, सहारा डेजर्ट कहीं ना कहीं सहारा डेजर्ट हमें देखने को मिलता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और थार डेजर्ट है कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? तो आर्मेनिया है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। चलिए देखते हैं कौन सी सीमा कैस्पियन सी से देखने को नहीं मिलती है। तो यह है आर्मेनिया की सीमा कहीं ना कहीं कैस्पियन सी से देखने को मिलती है। अजरबैजान की ये मिल रही है, तुर्कमेनिस्तान की भी मिल रही है, कजाकिस्तान की भी नहीं मिल रही है, लेकिन उज्बेकिस्तान की कहीं ना कहीं सीमा कैस्पियन सी से नहीं मिलती है। आपको ये भी देखना है, और आर्मेनिया की सीमा भी कहीं ना कहीं कैस्पियन सी से देखने को हमें नहीं मिलती है। तो कैस्पियन सी से कौन कौन मिलता है? तो कहीं ना कहीं रशिया देखने को मिलता है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, और ये अजरबैजान का ही हिस्सा में देखने को मिलता है, और ये कहीं ना कहीं रशिया देखने को भी इसमें मिलता है। तो ये सारी कंट्रियां कहीं ना कहीं कैस्पियन सी के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं। नेक्स्ट, तो जो कौन सी स्थानीय पवन है उसको डॉक्टर पवन भी कहा जाता है? तो फोन, चिनूक, हरमट्टन या शिराको, तो कौन सी पवन देखने को मिलती है? तो ये कहीं ना कहीं हरमट्टन पवन है। इसमें आप देख रहे होंगे कि इस एरिया में काफी ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है। तो होता क्या है, यहाँ पे काफी ज्यादा बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। तो जब हरमट्टन पवन यहाँ से कहीं ना कहीं इस तरह से जाती है और इस तरफ जब आती है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो उसमें काफी ज्यादा वायु में एक गर्माहट, मतलब कहीं ना कहीं ये हॉट विंड बन जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि इस क्षेत्र के में गर्माहट बढ़ा देती है और बीमारियों को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम भी करती है, और काफी ज्यादा ड्राई होती है, मतलब बिल्कुल सूखी होती है और काफी ज्यादा हमें भी ये गर्म देखने को मिलती है। जैसे कि लिखा हुआ वेरी हॉट एंड ड्राई हरबट्टन पावर होती है। तो इस क्षेत्र में जो शुष्कता होती है और लोगों में जो बीमारियां होती है उसको काफी ज्यादा कम कर देखने को हमें मिलती है, जिसके कारण इसको डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। इसके अलावा चिनूक पवन है, तो ये कहीं ना कहीं जो जो उत्तर अमेरिका में जो पर्वत है, उत्तर अमेरिका में पर्वत है, तो दिमाग में नहीं आ रहा उत्तर अमेरिका में कौन सा पर्वत है। उत्तर अमेरिका में जो रॉकीज का पर्वत है, तो रॉकीज पर्वत की जो बर्फ को पिघलाने का काम करता है, तो वो कहीं ना कहीं चिनूक पवन ही रॉकीज पर्वत को पिघलाने का काम करता है। इसके अलावा जो फोन पवन है, ये कहीं ना कहीं यूरोप की बहने वाली बहुत ठंडी चिल्ड एकदम, और खासकर ये फ्रांस में तो इतना ज्यादा ठंड ला देती है, तो इसी कारण से फोन पवन कहीं ना कहीं एक कोल्ड वेव है। इसके अलावा सिराको पवन भी कहीं ना कहीं हॉट देखने को मिलती है। इसके इसके द्वारा क्या होता है, ये यहाँ से जाकर के और यहाँ से जाकर के जब ये जाती है, इस क्षेत्र से जाती है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ से शुष्कता ले लेती है और इससे कहीं ना कहीं जो धूल के लाल कण होते हैं, इटली में जाकर के ये कहीं ना कहीं बारिश करती है, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो खूनी बरसात है, जो लाल कलर की जो वहां पे बारिश होती है, तो वो कहीं ना कहीं शिराको पवन की मदद से ही होती है। इटली में जो ब्लड रेन देखने को मिलती है, जो वहां पे लाल वर्षा होती है, वो कहीं ना कहीं शिराको पवन की मदद से ही हमें देखने को मिलती है। जो मगध साम्राज्य, उसकी पहली राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज या राजगृह, चंपा। तो मगध साम्राज्य की जो पहली राजधानी देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं राजगृह देखने को मिलती है। इसके बाद जो उदयन ने कहीं ना कहीं इसका वो पाटली में कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र में का शहर का निर्माण करके इसकी राजधानी को स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र में बनाया था। चलिए नेक्स्ट, भारत का जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वो कहाँ है? सारनाथ है, सांची है, गया है, अजंता है। तो भारत का जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं सांची में देखने को मिलता है। हालांकि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूपों में सबसे बड़ा सांची में है,
और लेकिन ये कहीं ना कहीं लघु स्तंभलेख भी हमें देखने को मिलते हैं, वो भी साथ ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे स्तंभलेख भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और सारनाथ वो जगह है जहाँ पर कहीं ना कहीं, जहाँ पर भगवान बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था। इसके अलावा जो गया है, यहाँ पर कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध को कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अजंता और एलोरा कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से ही संबंधित है यहाँ पे, जबकि अजंता पूरी तरीके से बौद्ध धर्म के संबंधित है, और जो एलोरा गुफाएं हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है। कि अजंता गुफाएं केवल केवल बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं, देखने को मिलती हैं। और ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हमें देखने को मिलती हैं। और अजंता और जो एलोरा है वो एक समान, एक जैसी गुफाएं नहीं है। जैसे आस ही पास में मिली हुई गुफाएं हो, ये काफी डिस्टेंस पर गुफाएं भी हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये औरंगाबाद जिले में ही आती है। जबकि सारनाथ हमें कहीं ना कहीं वाराणसी के पास में, और सांची कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देखने को मिलता है, जबकि गया बिहार में देखने को मिलता है। अशोक के जो समकालीन तुर्मय, कहाँ का राजा था तुर्मय, ये यहाँ से यहाँ तक है तुर्मय, तो ये कहाँ का राजा देखने को मिलता है? मिस्र, कोरिंथ, मैसेडोनिया, सीरिया। तो ये कहाँ का राजा देखने को मिलता है? तो ये कहीं ना कहीं उस टाइम पे जो अशोक का समकालीन था तुर्मय, तो ये मिस्र का राजा हुआ करता था। जबकि मैसेडोनिया कहीं ना कहीं इराक को कहते हैं, और सीरिया आज जिसकी राजधानी कहीं ना कहीं दमिश्क हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्राचीन काल में जो कलिंग का महान शासक कौन कहलाता था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या कनिष्क? तो ये कलिंग का जो महान शासक हुआ है वो कहीं ना कहीं खारवेल हमें देखने को मिलते हैं। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क की, चंद्रगुप्त मौर्य की, अशोक की या समुद्रगुप्त की? तो किसके दरबार की शोभा थे? तो ये कहीं ना कहीं कनिष्क के शासनकाल के दरबार की शोभा थे। इनके द्वारा चरक संहिता नाम की एक पुस्तक भी लिखी गई है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ज्यादा जानकारी हमें देखने को नहीं मिलती है। और अशोक के बारे में आपको बता ही रहा हूँ, अशोक का एक सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट अपलोडेड किया जा चुका है, इसकी कहीं ना कहीं लिंक आपको कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी। और चंद्रगुप्त मौर्य का भी मैंने कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एनालिसिस किया हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य का कहीं ना कहीं सेकंड पार्ट कल तक अपलोड आपके चैनल पर हो जाएगा। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो त्याग स्तंभ लेख है, तो उसमें कहीं ना कहीं इनकी विजयों का उल्लेख, जो 22 विजय इन्होंने दक्षिण भारत में की थी, तो इनका विजयों का उल्लेख कहीं ना कहीं प्रयाग स्तंभ लेख में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट, जो धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में किया गया है? तो कहीं ना कहीं कुरल का जो कुरल है, जो संकलन है, जो भारत की काफी ज्यादा जो धार्मिक संकलन, जो कविताएं थी उनका संकलन जो कुरल में, तो कुरल कहीं ना कहीं एक तमिल भाषा है। कुरल का जो संकलन हुआ है वो कहीं ना कहीं तमिल भाषा में किया गया है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो बाणभट्ट ने लिखा है, चंद्रबरदाई ने, हरिशेन ने और कालिदास ने। तो कुमार संभव कहीं ना कहीं कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना रही है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना रही है। और जैसा मैं आपको बताया कि हरिशेन के द्वारा कहीं ना कहीं त्याग स्तंभ लेख की रचना की गई थी। इसके अलावा चंद्रबरदाई कहीं ना कहीं जो 13वें विक्रमादित्य हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान कहीं ना कहीं जो 13वें, कहीं ना कहीं 14वें कौन हुए? 14वें विक्रमादित्य कहीं ना कहीं हेमू देखने को मिलते हैं। तो 13वें जो विक्रमादित्य थे कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान, तो इनके ये कवि थे, वो पृथ्वीराज रासो की इनके द्वारा रचना की गई थी। इसके अलावा बाणभट्ट कहीं ना कहीं जो हर्ष चरित्र है, अर्थात जो हर्ष के टाइम पे, हर्ष के ये कहीं ना कहीं राजकवि हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट, आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो गुरु नानक के द्वारा, कहीं ना कहीं रामदास, अर्जुन और गोविंद। तो आदि ग्रंथ का जो संकलन किया गया है, तो कहीं ना कहीं गुरु अर्जुन, जो कहीं ना कहीं सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे, इनके द्वारा किया गया। और सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं वो कहीं ना कहीं गोविंद देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो गुरु नानक कहीं ना कहीं इसके सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो गुरु रामदास हैं, ये कहीं ना कहीं चौथे गुरु भी देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं इनके द्वारा ही जो अमृतसर शहर है, इसकी स्थापना कहीं ना कहीं गुरु रामदास के द्वारा ही की गई थी। और दूसरे गुरु कहीं ना कहीं गुरु अंगद थे, जो इनके कहीं ना कहीं शिष्य हमें देखने को मिलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए किस धार्मिक सम्मेलन हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था, इसके कारण से इन्हें प्रसिद्धि मिली थी? तो ओस्लो में हुआ था, लंदन में हुआ था, न्यूयॉर्क में, शिकागो में। तो ओस्लो कहीं ना कहीं नॉर्वे की कैपिटल है, और लंदन कहीं ना कहीं ब्रिटेन की कैपिटल है। और न्यूयॉर्क को कहीं ना कहीं कैपिटल ऑफ द कैपिटल कहा जाता है वर्तमान में, क्योंकि पूरी दुनिया की कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब न्यूयॉर्क की आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूयॉर्क की जो टोटल जो जीडीपी है वो कहीं ना कहीं रूस जैसे बड़े देश से भी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। और ये धार्मिक सम्मेलन कहीं ना कहीं जो आयोजित किया था वो कहीं ना कहीं शिकागो में आयोजित किया गया था 1893 में, कहीं ना कहीं आयोजित किया गया था। और वहां पर कहीं ना कहीं जब इनके द्वारा बोला गया माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर,
जब इतना कहा गया तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे जो पूरा का पूरा जो सम्मेलन था, जिनमें जो लोग पधारे थे, उनके द्वारा कहीं ना कहीं क्लैपिंग की गई और कहीं ना कहीं इनको सम्मानित किया गया। और जब इनसे और इन्होंने किस पर भाषण दिया था, इन्होंने शून्य पर भाषण कहीं ना कहीं दिया था। और इसके बाद जब ये भारत लौटे तो 1897 में इन्होंने कहीं ना कहीं रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक दिस इज गोपाल तिवारी साइनिंग ऑफ।